हाय, हमारे नाग कुमार कितने बलशाली और सुंदर हैं। पता नहीं किस नागिन के भाग खुलेंगे जो नाग कुमार की पत्नी और आगे जाकर इस नागलोक की रानी बनेगी। हाँ, सच कह रही हो बहन, पता नहीं किसकी किस्मत में होंगे हमारे नाग कुमार। ये कहानी है नाग कुमार सर्पेश की। नागलोक में राजा नागार्जुन का राज था। उनका बेटा नाग कुमार सर्पेश अपने पिता की ही तरह बलशाली था और बहुत सुंदर भी। पूरे नागलोक की नागिनें उस पर जान लुटाने को तैयार थीं। मगर सर्पेश बहुत ही संस्कारी था। नाग कुमार होने के बावजूद उसने कभी अपनी दौलत और सुंदरता का गलत फायदा नहीं उठाया। फिर एक शाम जब सर्पेश महल के बगीचे में टहल रहा था, तभी उसे एक बहुत ही सुंदर नाग कन्या नजर आई। उस नाग कन्या को देखते ही सर्पेश उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी नाग कन्या ने सर्पेश को देखकर कहा, नाग कुमार की जय हो। नमस्कार, आप कौन हैं? आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। जी, मैं आपके सेनापति सर्पराज की बेटी हूँ और मेरा नाम। बेटी कहाँ हो तुम? चलो जल्दी करो, घर चलना है। मुझे जाना होगा, मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। अरे पर अपना नाम तो अवनी सर्पेश को अपना नाम नहीं बता पाई और वहाँ से चली गई। अवनी सर्पेश को पहली नजर में भा गई थी। कुछ दिनों के बाद अचानक नाग कुमार को अवनी फिर दिखाई दी। अरे अब कैसी हैं आप? उस दिन आपने अपना नाम नहीं बताया। जी नाग कुमार, मेरा नाम अवनी है और मैं आपके सेनापति। हाँ, मैं जानता हूँ, आप सेनापति सर्पराज जी की बेटी हैं। आपने बताया तो था उस दिन। सर्पेश की बात सुनते ही पावनी समझ गई कि नाग कुमार 2 दिन पहले उससे नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन अवनी से मिले थे। दरअसल नाग सेनापति सर्पराज की 2 जुड़वा बेटियां थीं, बड़ी अवनी और छोटी पावनी। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी थी, इसलिए जब नाग कुमार ने पावनी को देखा तो उसे यही लगा कि वो अवनी से मिल रहा है। लेकिन अवनी जितनी संस्कारी और सुशील थी, पावनी उतनी ही लालची और घमंडी। अवनी को नाग कुमार से प्यार हो गया था और पावनी तो बस नाग कुमार से शादी करके नागलोक की रानी बनना चाहती थी। फिर एक दिन, एक बात कहूँ अपनी, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था ना, तभी अपना दिल तुम पर हार बैठा था। ये मेरा सौभाग्य है नाग कुमार। मैं जल्द ही पिताजी से हमारे विवाह की बात करूंगा। जैसा आपको ठीक लगे नाग कुमार, आपकी पत्नी बनने से बड़ा सौभाग्य और क्या होगा मेरे लिए। अवनी की सादगी और सुंदरता नाग कुमार को भा गई थी। सर्पेश और अवनी अक्सर मिलते थे और प्यार भरी बातें करते थे। ये बात पावनी को रास नहीं आ रही थी। वो चाहती थी कि सर्पेश की शादी उससे हो जाए, इसीलिए वो कई बार अवनी बनकर सर्पेश से मिलती थी और बेचारे सर्पेश को यही लगता था कि वो अवनी से बात कर रहा है। फिर एक दिन पावनी जब अवनी बनकर सर्पेश के साथ बाग में टहल रही थी, तभी सर्पेश ने गुलाब का फूल तोड़कर उसकी ओर बढ़ाया। लेकिन जैसे ही पावनी ने उस फूल की डंडी को पकड़ा, उसकी उंगली में कांटा चुभ गया और खून बहने लगा। अरे ये कांटा तो बहुत बड़ा था, मुझे माफ कर दो। मैं तो अब कोई बात नहीं, 2-3 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा। इस घटना के अगले दिन इस बार अवनी सर्पेश से मिलने आई। सर्पेश ने देखा कि अवनी की उंगली में अब कोई निशान नहीं था और फिर, अरे अवनी, तुम्हारा घाव इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? कैसा घाव नाग कुमार? अरे कल जब मैंने तुम्हें वो गुलाब दिया था तो तुम्हें वो कांटा चुभ गया था ना। अवनी सब कुछ समझ चुकी थी क्योंकि वो पावनी की हरकतों को जानती थी। फिर उसने थोड़ी हिम्मत बांधकर सर्पेश से कहा, मुझे आपको एक बात बतानी है नाग कुमार। वो मैं नहीं बल्कि मेरी जुड़वा बहन पावनी थी। वो बहुत लालची और बुरी है। मैंने इसलिए आपको ये बात नहीं बताई। वो जरूर मेरा रूप लेकर आपको धोखा दे रही है। अवनी की बात सुनकर सर्पेश हैरान रह गया। उसने देखा कि अवनी पावनी की बात बताकर थोड़ा शर्मिंदा थी, तो उसका मूड ठीक करने के लिए सर्पेश ने हंसते हुए कहा, लो जी, ये और अच्छी बात है। घरवाली और साली दोनों एक जैसी हैं। मैं तो अनजान बनकर दोनों से ही प्यार कर लूंगा। सर्पेश की इस बात पर हंसी तो अवनी भी, लेकिन वो जानती थी कि ये कोई छोटी बात नहीं थी। वो जानती थी कि उसकी बहन नागरानी बनने के लिए कुछ भी कर जाएगी। वक्त गुजरा और फिर अवनी और सर्पेश की शादी का दिन भी आ गया। पूरे नागमहल में जश्न का माहौल था। धूमधाम से शादी हुई। फिर अगली सुबह सर्पेश और अवनी अपने हनीमून के लिए निकल गए। राजा ने अपने हनीमून के लिए खूबसूरत पहाड़ियों और जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा लकड़ी का महल बनवाया था। और फिर, अरे वाह, ये लकड़ी का महल कितना सुंदर है। अपनी रानी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो फिर अब क्या? अब तो वही होगा जो नाग कुमार सर्पेश चाहेंगे। इतना कहते ही सर्पेश अवनी की तरफ बढ़ने लगा।
पर अवनी ने उसे देखते ही हंसकर दौड़ लगा दी। अवनी आगे आगे भाग रही थी और हंस रही थी और पीछे पीछे सरपेश दौड़ रहा था। तभी अचानक सरपेश का पैर एक रस्सी से टकराया और वो एक जाल में फंस गया। वो एक फंदे में उलझकर उल्टा लटका हुआ था। उसकी यह हालत देखकर अवनी बहुत डर गई। तभी वहां 4-5 लुटेरे आ गए। उन लुटेरों ने सरपेश को नीचे उतारा और उसे बहुत मारा। इसके बाद उनमें से एक ने सरपेश के पेट में तलवार घुसा दी। ये देखकर अवनी ने फौरन अपने घोड़े की रस्सी खोली और उस पर बैठकर वहां से भाग गई। कुछ ही देर में वो जंगल के एक खंडहर के पास आकर रुकी और जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने अवनी की तरफ देखा जो एक खंभे से बंधी हुई थी। अवनी, ओ अवनी, कमाल हो गया, तू कुंवारी होते हुए भी विधवा हो गई रे। और मुझे देख, मैं विधवा होकर भी नागरानी बन गई। ये क्या कह रही है तू? क्या किया तूने? अरे मुझे कुछ करने की जरूरत ही कहाँ पड़ी। मैंने तो सोचा था कि हनीमून मनाकर मैं तेरे सरपेश का काम तमाम कर दूंगी, लेकिन वो बेचारा मेरे साथ हनीमून मनाने से पहले ही भगवान को प्यारा हो गया। पता नहीं कहां से 4-5 लुटेरे आए और उन्होंने तेरे सरपेश के पेट में तलवार मार दी। मर गया तेरा सरपेश, बेचारा, ना तो राजा बन पाया और ना ही साली के साथ हनीमून मना पाया। इतना कहते ही पावनी जोर जोर से हंसने लगी और अवनी फूट फूट कर रोने लगी। तभी किसी के कूदने की आवाज आई। वो सरपेश था जो घोड़े से कूदा था। सरपेश के साथ वही 4 लुटेरे थे। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट पावनी को और ले जाकर बंद कर दो काल कोठरी में। नागकुमार, आप ठीक है? हाँ, मैं तो शादी के वक्त ही समझ गया था कि ये तुम नहीं हो बल्कि पावनी है। बस मैं इसलिए चुप रहा ताकि मैं तुम्हारा पता लगा सकूं और तुम्हें सुरक्षित पा सकूं। और पावनी वो लुटेरे नहीं थे बल्कि मेरे ही सैनिक थे जिन्हें मैंने ही ये सारा ढोंग करने को कहा था। और तीसरी बात, अगर तुम्हारी जगह अवनी होती तो वो मुझे ऐसे मरता हुआ छोड़कर कभी वहां से नहीं चली जाती। सैनिकों, ले जाओ इसे। नागकुमार, मैं धन्य हो गई आपको पाकर। मत रो अवनी, चलो मेरे साथ। हम आज ही विवाह करेंगे और फिर हनीमून पर भी तो जाना है, और इस बार असली वाला। अरे जानेमन, जरा घूंघट तो उठाओ। मनोहर की आज सुहाग रात है, इसलिए वो बहुत खुश है। उसकी शादी नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसे एक लड़की मिली है। बिस्तर पर बैठते ही मनोहर ने लड़की का घूंघट उठा दिया और घूंघट उठाते ही मनोहर चौंक गया। उसने देखा कि घूंघट के नीचे कोई लड़की नहीं बल्कि एक नागिन है। अरे ये क्या? दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ। मनोहर कमरे से दौड़कर निकल गया। नागिन, नागिन, मेरे कमरे में नागिन है। क्या हुआ मनोहर, तुम दौड़ क्यों रहे हो? मेरे कमरे में नागिन है। कहाँ? चलो देखते हैं। मनोहर के साथ वो आदमी कमरे में घुसा और देखा बिस्तर पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। कहाँ है नागिन? ये तो तुम्हारी बीवी है, लेकिन मैंने अभी अभी नागिन को देखा था। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। मनोहर ने और कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सो गया। उसने अपने आप को तसल्ली देने की बहुत कोशिश की। हाँ, मैंने जरूर कोई सपना देखा है, वरना ऐसा थोड़ी होता है। मनोहर सो गया और उसकी बीवी हंसने लगी। हंसते हंसते वो सच में नागिन बन गई और खिड़की से निकल गई। आज से करीब 100 साल पहले बेला नागिन यहीं पर रहती थी। तब यहाँ घना जंगल हुआ करता था। बेला नागिन शांतनु नाम के इच्छाधारी नाग से प्यार करती थी और मनोहर पिछले जन्म में एक सपेरा हुआ करता था। वो पूरा दिन सांप ढूंढता फिरता था। आज बस एक सांप मिल जाए, उसे बेचकर मैं घर चला जाऊंगा। बहुत ढूंढने के बाद मनोहर को एक सांप मिला और वो चला गया। मनोहर से जंगल के सभी नाग और नागिन डरते थे। सारी नागिन अपने बच्चों को मनोहर के नाम से डराती थी। जल्दी जल्दी सो जा, नहीं तो मनोहर सपेरा आ जाएगा और तुझे उठाकर ले जाएगा। ये सुनकर सारे बच्चे डर भी जाते थे। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। बेला नागिन ने एक दिन शांतनु से कहा, शांतनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेला, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। शांतनु और बेला की प्रेम कहानी शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में ये बात नाग और नागिनों के बीच में फैल गई। पता है, बेला और शांतनु का कुछ चल रहा है। हाँ, मुझे पता है, कल ही उन लोगों को एक साथ देखा था मैंने। बेला ने अपने घर वालों को भी बता दिया और शांतनु ने अपने घर वालों को। सभी राजी हो गए। इतने में एक दिन दोपहर को अकेली बेला नागिन एक झील के किनारे गई। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी है। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। बेला अपने ही मन में गुनगुनाती रही।
इतने में वहां मनोहर सपेरा आ गया और उसने बेला नागिन को देख लिया। बेला बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए पहली नजर में मनोहर को बेला पसंद आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर नागिन है। काश मेरी शादी ऐसी सुंदर लड़की से हो जाए। अरे मैं तो इसी से शादी कर सकता हूँ। मैं इससे शादी की बात करके देखता हूँ। मनोहर बेला के सामने गया। इच्छाधारी नागिन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बेला नागिन है, लेकिन तुम कौन हो? मैं मनोहर हूँ। मनोहर? इसका मतलब तुम ही हो वो दुष्ट सपेरा? दुष्ट? नहीं नहीं, मैं तो अच्छा आदमी हूँ। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ बोलो। तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर बेला नागिन जोर से हंस पड़ी। मैं और तुमसे शादी? एक नागिन और एक सपेरे की शादी? बेला हंसती रही। मनोहर को बहुत बुरा लगा। एक सपेरे को ठुकरा रही हो तुम, सोच लो। मेरी शादी तय हो चुकी है शांतनु के साथ। तुम भागो यहाँ से। बेला ने मनोहर को भगा दिया। मनोहर बहुत गुस्सा हो गया। मुझे ठुकरा दिया उस नागिन की बच्ची ने। उसकी इतनी हिम्मत। मुझे वही नागिन चाहिए, उसी के साथ मैं सुहागरात मनाऊंगा। बहुत सोचने के बाद मनोहर ने एक प्लान बनाया। शांतनु से उसकी शादी तय हुई है ना, मैं शांतनु को ही गायब कर दूंगा। उस रात शांतनु किसी दोस्त के घर गया हुआ था। दोस्त के घर से वो अपने घर लौट रहा था। रात हो गई थी और जंगल का रास्ता था। तभी उसे कहीं से बीन बजने की आवाज सुनाई दी। ये बीन कहाँ से बज रहा है? मेरा सर चकरा रहा है। शांतनु बेहोश हो गया और तभी वहां मनोहर आ गया। उसके हाथ में बीन थी। अब शांतनु मेरे कब्जे में है। अब क्या करोगी बेला नागिन? मनोहर ने शांतनु को उठा लिया और वहां से चला गया। अगले दिन बेला शांतनु को ढूंढने लगी, लेकिन शांतनु कहीं पर नहीं मिला। क्या हो गया? शांतनु कहाँ चला गया? तब पीछे से मनोहर आया और कहने लगा, शांतनु को ढूंढ रही हो क्या? हाँ, शांतनु मिल नहीं रहा है। कहीं तुमने तो कुछ... शांतनु को मैंने अगवा किया है। अगर शांतनु को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शैतान सपेरा! ये कहते हुए बेला मनोहर को डसने के लिए आगे बढ़ी। मुझे मारने से शांतनु वापस नहीं आएगा। मुझसे शादी कर लो। सिर्फ मैं ही शांतनु को बचा सकता हूँ। बेला के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा। वो राजी हो गई, लेकिन उसने मनोहर को मारने का प्लान बना लिया। अगले ही दिन मनोहर से बेला की शादी हो गई और वादे के मुताबिक मनोहर ने शांतनु को छोड़ दिया और सुहागरात में बेला का घूंघट उठाते ही बेला ने मनोहर को डस लिया। मनोहर तड़पने लगा। मुझे मार डाला तूने। याद रखना, मैं तेरे साथ सुहागरात नहीं मना पाया। जब तक तू मेरे साथ सुहागरात नहीं मनाएगी तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बोलते हुए मनोहर ने बेला के ऊपर पाउडर जैसा कुछ फेंक दिया और बेला की मौत हो गई। मनोहर भी वहीं पर मर गया। बेला की आत्मा घूमती रही। 100 सालों बाद मनोहर का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन पिछले जन्म में किए पापों की वजह से उसे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। बेला की आत्मा को सब कुछ याद था, इसीलिए उसने मनोहर से शादी करने के लिए हाँ कर दी और मनोहर से शादी करके उसके साथ बेला ने सुहागरात मनाई। उसके बाद बेला को मुक्ति मिल गई। शांतनु इतने दिनों से स्वर्ग में बेला का इंतजार कर रहा था। बेला शांतनु के पास गई। बेला, तुम आ गई हो बेला? हाँ शांतनु, आखिरकार हम दोनों मिल ही गए। उस पार नहीं तो क्या हुआ? जीवन के इस पार हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। इसके बाद से दोनों एक साथ रहने लगे और धरती पर मनोहर पागल हो गया। पिछले जन्म के पापों की सजा उसे इस जन्म में मिलने लगी। इसीलिए कहते हैं कि पाप कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते।